Welcome to the accountancy class. Today we will discuss merits and demerits of straight line method and written down value method. स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके बारे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। ये वो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसमें एक फिक्स परसेंटेज से एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। And under this method the amount of depreciation will remain equal from year to year। जो depreciation है वो equally हम charge करते हैं asset के ऊपर। And how do we calculate the depreciation? Depreciation is calculated with by using this formula, that is original cost of asset minus estimated scrap value divided by estimated life of asset. And this method is also known as equal installment method, because every year we charge equal depreciation. Original cost method, because depreciation is charged on original cost, or it is also known as fixed installment method. Now we will see what are the merits of straight line method. Straight line method की क्या merits हैं? First merit is simplicity. ये जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन बहुत सिंपली मेथड से हम चार्ज करते हैं और हमें बार बार क्या नहीं करना पड़ता, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ता। एक ही बार हम कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं उसको, एवरी ईयर वी कैन यूज़ दैट डेप्रिसिएशन। दैट्स वाई दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन। अब जो डेप्रिसिएशन होता है एसेट का, उसे हम एक एक्सपेंस मानकर अपने प्रॉफिट से चार्ज करता है बिजनेस। तो जो डेप्रिसिएशन होता है इस मेथड के अंडर, जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और जो चार्ज करते हैं अपने एसेट के ऊपर, वो इक्वल करते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर, कम ज़्यादा नहीं करते। तो इससे जो प्रॉफिट पर जो बर्डन है वो इक्वल बर्डन ही रहता है एवरी ईयर। ऐसा नहीं होता कि किसी साल हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, किसी साल कम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट पर प्रेशर कभी ज़्यादा है कभी कम है, ऐसा नहीं होता। प्रॉफिट्स पर इक्वल ही बर्डन रहता है ईयर टू ईयर। नेक्स्ट इज एसेट कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं तो जो एसेट की वैल्यू है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ की जा सकती है। मीन्स जो बुक्स में जो एसेट की बुक वैल्यू जो शो करेगा वो रिड्यूस टू नेट स्क्रैप वैल्यू और ज़ीरो वैल्यू, वो क्या होगी, रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, स्क्रैप वैल्यू की इक्वल शो करेगा या ज़ीरो की इक्वल शो करेगा। लेकिन अगर हम कोई और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये स्क्रैप वैल्यू के इक्वल वैल्यू शो करे एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ या ज़ीरो के इक्वल शो करे। ऐसा सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड में ही पॉसिबल है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, हमने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़ा था कि बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कंपनी की, जो बिजनेस की क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो जब हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं हम इसमें, तो हम कुछ इस तरह से बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट, जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल और राइट हैंड साइड में हम एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, और एसेट्स में हम सभी एसेट्स को शो करते हैं। तो जब हम फिक्स्ड एसेट को शो करते हैं एसेट साइड में, तो हम कैसे शो करेंगे, मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन। तो ये क्या शो करेगा, जब हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यूज़ करते हैं या स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं, तो ये ओरिजिनल कॉस्ट में से लेस डेप्रिसिएशन शो कर, माइनस करके जो नेट अमाउंट है उसको शो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हम ओरिजिनल कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ से क्या करेंगे,
लेस डेप्रिसिएशन करते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है और उस पर अप टू डेट क्या डेप्रिसिएशन है, दोनों की हमें नॉलेज हो जाती है, जो हमें किसी और मेथड में नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम जो डिफरेंट एसेट है ऐसे ही शो कर सकते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या है और उन पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो ओरिजिनल कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों के बारे में नॉलेज हम ले सकते हैं व्हेन वी यूज दिस मेथड। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ लेट अस डिस्कस डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड कि इस मेथड की डीमेरिट्स क्या है। फर्स्ट इज डिफिकल्टी इन कंप्यूटेशन, कि इसमें जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, अगर डिफरेंट मशीन्स की जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो अलग अलग है, तो सभी का हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, अब इसमें क्या किया जाता है, जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वली चार्ज किया जाता है, मींस ईयर टू ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो इक्वली रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, ना वो कम होता है ना वो ज़्यादा होता है। तो इससे जो हमारी प्रॉफिट्स है उस पर क्या होता है, अनइक्वल प्रेशर पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे जब हम कोई मशीनरी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मशीनरी जब हम न्यू मशीनरी परचेज करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग में जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, या तो ना के बराबर होते हैं या बहुत कम होते हैं। बट जैसे जैसे उसकी मशीनरी को हम यूज़ करते जाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी और रिपेयर चार्जेस के जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम डेप्रिसिएशन क्या कर रहे हैं, इक्वली चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो हमारे प्रॉफिट है उस पर क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, अनइक्वल प्रेशर होगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो रिपेयर चार्जेस है वो तो बढ़ रहे हैं और साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन भी क्या है, इक्वल चल रहा है। तो इससे जो प्रॉफिट के ऊपर बर्डन है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा। अनइक्वल कैसे होगा कि डेप्रिसिएशन तो आप उतना ही चार्ज कर रहे हो, प्लस रिपेयर स्टार्टिंग में कम है लेकिन धीरे धीरे वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए जो प्रॉफिट पर क्या है, जो प्रेशर है वो अनइक्वल है। नेक्स्ट इज अनड्यू प्रेशर इन लेटर ईयर्स। अब क्या होता है कि जैसे 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 क्या होता है, मशीनरी पुरानी होती जाती है, मशीनरी का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम। मशीनरी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है तो उस पर डेप्रिसिएशन, उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम तो इक्वल डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में एफिशिएंसी ज़्यादा है तो हमें क्या करनी चाहिए, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और उसकी यूज़फुलनेस भी क्या होती है, मशीनरी की ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में इन कंपैरिजन टू लेटर ईयर्स। तो हमें क्या करना चाहिए, शुरू में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए और बाद के ईयर्स में कम डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। लेकिन इस मेथड में क्या करते हैं, हम इक्वल डेप्रिसिएशन ही चार्ज करते हैं, ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं उसको। तो जो बाद के ईयर्स होते हैं उसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे प्रॉफिट्स के ऊपर, क्योंकि एक तो क्या हो रही है, उसकी एफिशिएंसी कम हो रही है एसेट की, ऊपर से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्या है, इक्वली चल रहा है हमारा। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर क्या मतलब है कि जो अमाउंट हमने एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, अगर हम उसे कहीं और इन्वेस्ट करते, फॉर एग्जांपल हम उसे बैंक में डिपॉजिट कर देते तो हमें इंटरेस्ट मिलता। हम किसी और कंपनी के क्या परचेज कर लेते, शेयर्स परचेज कर लेते या डिबेंचर्स परचेज कर लेते, तो हमें डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम होती। लेकिन हमने क्या किया, ना तो उसको बैंक में डिपॉजिट किया, ना हमने शेयर परचेज किए, ना ही हमने डिबेंचर परचेज किया। हमने क्या किया, इससे एसेट परचेज कर लिया जिसका यूज़ हम बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। तो उससे जो हमें उसका जो लॉस हुआ है, उस इनकम का लॉस हुआ, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं कि हमने क्या किया, बिजनेस के बाहर कहीं और इन्वेस्ट करने की बजाय इस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, एसेट परचेज करने में इन्वेस्ट कर दिया। तो हमें जो इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमें इनकम का लॉस हो रहा है उसको हम क्या नहीं करते, जो इनकम हमें अर्न कर पाते उसको कहीं और इन्वेस्ट करने से उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम कहीं उसको शो ही नहीं करते। नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू ज़ीरो। जब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हैं तो ये बुक्स में क्या दिखाता है, एसेट की वैल्यू ज़ीरो शो करता है।
लेकिन ज़ीरो शो होने के बाद भी हम एसेट को यूज़ करते रहते हैं बिजनेस में। तो ये बड़ा ही अनरियलिस्टिक है कि एसेट की वैल्यू ज़ीरो शो कर रहा है बुक्स में और फिर भी वो बिजनेस में यूज़ हो रही है। और ये भी बहुत बड़ी अनरियलिस्टिक थिंग है कि एसेट की वैल्यू ज़ीरो शो करना, क्योंकि किसी भी एसेट की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहती है। डिफिकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू, इसका नेक्स्ट डीमेरिट है कि जो एसेट्स होती है उसकी स्क्रैप वैल्यू एसेस करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है कि वो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, इसको असेस करना इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग. So after studying the merits and demerits of this method, in conclusion we can say कि this method is suitable for those asset जिसकी हम यूजफुल लाइफ को क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं एक्यूरेटली, और जिस पे ज़्यादा रिपेयर्स एंड रिन्यू कराने पर या रिपेयर्स का जो एक्सपेंसेस है वो क्या है ज़्यादा ना हो, ऐसी एसेट के लिए ये मेथड सुटेबल रहेगा. कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड. तो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. नेक्स्ट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अब हमें देखना है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड की मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या हैं. तो चलिए एक बार हम शॉर्ट में रिटन डाउन वैल्यू मेथड को एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है. रिटन डाउन वैल्यू मेथड में एक फिक्स रेट से हम इसकी बुक वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस पर एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. और क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो क्या हो किस पे चार्ज किया जाता है, जो इसकी बुक वैल्यू है या जो बैलेंस एवरी ईयर हम कैलकुलेट करते हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं. तो एसेट की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, इसलिए जो डेप्रिसिएशन भी है वो क्या होता रहेगा, वो भी ईयर टू ईयर डिक्लाइन होता रहेगा, डिक्रीज होता जाएगा. इसमें क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या होती है, जैसे जैसे एसेट की वैल्यू एसेट को हम यूज़ करते हैं तो एसेट की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो भी क्या होता जाता है, ईयर आफ्टर ईयर डिक्रीज होता जाता है. इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं. Now let us discuss the merits and demerits of the written down value method. So first of all we will discuss the merits. Merits of this method, first is easy calculation. रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना क्या है, कंपैरेटिवली इजी है ईयर आफ्टर ईयर. क्योंकि जब हम क्या करते हैं न्यू एसेट परचेज करते हैं तो उसका हम डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम डिफरेंट एसेट को क्या कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी, और उस पर क्या लगा सकते हैं, डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं. इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, जो प्रॉफिट पर हमारा टोटल बर्डन पड़ रहा है रिपेयर प्लस डेप्रिसिएशन का, वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है. कैसे इक्वल रहता है, चलिए देखते हैं. जो डेप्रिसिएशन है वो तो क्या होता जाएगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा और धीरे धीरे कम होता जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में. और जो रिपेयर चार्जेस हैं वो स्टार्टिंग में तो बहुत कम होंगी और धीरे धीरे वो क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी. तो मीन्स जो डेप्रिसिएशन है वो तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टार्टिंग में ज़्यादा है और बाद में डिक्रीज होता जा रहा है. और जो रिपेयर चार्जेस हैं वो क्या हो रही हैं, स्टार्टिंग में कम है और धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. तो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है और एक चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो जो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट पर जो प्रेशर पड़ेगा हमारा वो क्या पड़ेगा, इक्वल ही पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर चार्जेस करके. नो अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर्स, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि जो बिजनेस हमारी जो एसेट होती है, जो भी हम कोई एसेट खरीदते हैं उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है, उसकी यूजफुलनेस भी क्या होती है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है. तो इसीलिए जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो भी स्टार्टिंग ईयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे क्या होती जाती है, एसेट की एफिशिएंसी कम होती जाती है, तो डेप्रिसिएशन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है. तो जो बाद के ईयर्स हैं
उसका प्रॉफिट पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता उसके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा था और लास्ट ईयर में एफिशिएंसी कम हो रही है, तो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी कम होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, लास्ट की ईयर में प्रॉफिट्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। बैलेंस ऑफ इस एसेट इज नेवर रिटर्न ऑफ टू ज़ीरो। नेक्स्ट मेरिट है कि जब भी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं तो कभी भी ये एसेट की वैल्यू ज़ीरो शो नहीं करेगा बुक्स में। और वैसे भी ये बड़ा अनरियलिस्टिक है कि किसी भी एसेट की वैल्यू को ज़ीरो शो करना, चाहे वो ऑब्सलीट ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो आउटडेटेड ही क्यों ना हो जाए, ये कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू शो करेगा, चाहे वो कमी क्यों ना शो करे। और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है कि एसेट की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होती, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा रहती है। अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो भी इसी मेथड को यूज़ करने की परमिशन देती है, वो भी इसी मेथड को क्या करती है, अप्रूव करती है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये थी हमारी मेरिट्स ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, first is asset cannot be completely written off when we use written down value method। तो कभी भी बुक्स में एसेट की वैल्यू रिड्यूस होकर कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, चाहे वो एसेट क्या क्यों ना हो जाए, ऑब्सलीट क्यों ना हो जाए, उसकी यूज़फुलनेस जो है ख़त्म क्यों ना हो जाए, क्योंकि जब तक वो बिज़नेस में यूज़ होती रहेगी उसकी कुछ ना कुछ ये वैल्यू शो करता रहेगा। तो इस मेथड के अंदर कभी भी एसेट की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही ये भी इंटरेस्ट फैक्टर को क्या करता है, इग्नोर करता है कि जो अमाउंट हमने एसेट में इन्वेस्ट कर दिया उसको हमने कहीं अगर बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया होता तो उस पर जो इनकम होती, ठीक है, जो अब नहीं हो रही है क्योंकि हमने उस अमाउंट को बाहर इन्वेस्ट ना कर कर कहाँ इन्वेस्ट कर दिया, एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो जो उस इनकम जो का जो लॉस हो रहा है उसको हम कहीं शो नहीं करते, उसको कहीं कंसीडर नहीं करते हम। नेक्स्ट इज डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन धीरे धीरे क्या होता रहता है, डिक्लाइन होता रहता है, कम होता रहता है, तो इसमें हायर रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। अब किस रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, दैट इज ऑल्सो ए बिग क्वेश्चन मार्क। किस क्या रेट होनी चाहिए डेप्रिसिएशन की, क्योंकि अगर हम लो रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो एसेट है वो क्या हो सकती है, जल्दी आउटडेटेड भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या रखनी पड़ती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाई रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। इस मेथड की हेल्प से जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट और उस पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगाया गया है उसकी नॉलेज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार जो एसेट होती है उसको क्या किया जाता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ओरिजिनल कॉस्ट पे शो ही नहीं किया जाता। सेकेंडली जो एसेट है उसको दूसरी एसेट के साथ ऐसे ग्रुपिंग कर दी जाती है कि उसकी जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है वो ख़त्म ही हो जाती है। तो उसकी इस तरह से उसकी ना तो ओरिजिनल कॉस्ट का पता चल पाता है, ना उस पर कितना आज तक डेप्रिसिएशन लगा है उसका हमें नॉलेज मिल पाती है। तो ये हमारी थी डीमेरिट्स ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बट क्योंकि ये इनकम टैक्स अथॉरिटी से अप्रूव्ड है तो ये किस एसेट के लिए, किस तरह की एसेट के लिए ये सुटेबल है, ये ऐसी एसेट के लिए सुटेबल है जिनकी जो लाइफ है कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा है, और जिन पे जो रिपेयर चार्जेस हैं वो क्या होंगे, लेटर ईयर्स में ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो क्या होती जाएंगी, पुरानी होती जाएंगी, तो लास्ट की ईयर में जो उसके रिपेयर चार्जेस हैं वो क्या होते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह की एसेट के लिए रिटन डाउन वैल्यू मेथड ज़्यादा सुटेबल है। किन तरह की एसेट के लिए, जिनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है और जिनमें लेटर ईयर्स में ज़्यादा रिपेयर की एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ
straight line method and written down value method.